हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वंस अगेन आपका स्वागत है एसटीडब्ल्यूपी कोचिंग में। हम लोगों ने अभी तक मैकेनिक्स को स्टार्ट किया था। मैकेनिक्स में हम न्यूटन लॉस के बारे में पढ़ने वाले थे। हमने डिफरेंट टाइप की फोर्सेस के बारे में देखा था। आज करंटली हम क्या करने वाले हैं, एक एक प्रकार की फोर्सेस को सामने लाएंगे, उससे क्या फॉर्मूला जनरेट हो सकता है वो फॉर्मूला देखेंगे, और उससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग वो देखेंगे। ठीक है ना। तो हमने लास्ट ईयर देखा था दो प्रकार की फोर्सेस होती है। पहला आपको मैंने बताया था कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बताया था आपको? जिसको आप हिंदी में स्पर्श बल भी बोलते हो। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है जो चीज कांटेक्ट के आने की वजह से यानी स्पर्श के आने की वजह से लगती है, उस फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। और इसमें सबसे पहला जो फोर्स आपका था नॉर्मल रिएक्शन। क्या था आपका? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या आता है? वो फोर्स जो जमीन हम पे लगाता है और हम जमीन पर लगाते हैं, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। दूसरे नंबर पे जो हमारा कांटेक्ट फोर्स आया था वो था हमारा फ्रिक्शन, जिसको आप लोग घर्षण भी बोलते हो। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे मोशन में। तो पहला हमारा क्या था? नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा हमारा क्या था? फ्रिक्शन। और इसके बाद मैंने आपको बताया था जो आपके जीवन में चल रहा है वो क्या है? टेंशन। सुनना है कि नहीं है? यानी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द फोर्सेस व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी। फर्स्ट इज द नॉर्मल रिएक्शन, सेकंड कौन सा हमारा? फ्रिक्शन, और तीसरा क्या है हमारा? टेंशन। ठीक है, हम बताते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो नॉर्मल रिएक्शन। हेडिंग डालो कौन सी? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, देखो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है ना, ये सरफेस द्वारा हम पर लगाई जाती है। किसके द्वारा लगाई जाती है? सरफेस पे। तो ठीक है ना, तो आप लिखोगे द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, यानी सरफेस के द्वारा लगाई गई फोर्स हमारी क्या कहलाती है? नॉर्मल रिएक्शन। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। कोई दिक्कत है यहां पर? आपको बता दूं, अगर जमीन हम पे फोर्स लगा रही थी और अगर हम ना लगा रहे होते जमीन पे, तो हम हवा में उड़ने लगते कि नहीं उड़ने लगते? लेकिन हम कभी हवा में उड़ते हैं क्या? यानी इसका मतलब है जितनी फोर्स जमीन हम पे लगा रही है उतना ही फोर्स हम किस पे लगा रहे हैं? जमीन पे। ठीक है ना। तो अगर हमारा जमीन एक्शन था तो हमारा द्वारा जमीन पे लगाना क्या है? रिएक्शन। तो आप बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे एडजस्ट करती है? एक्शन रिएक्शन पेयर में। कैसे होती है? एक्शन रिएक्शन पेयर में। तो आप बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज अकर इन एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आया कि नहीं आया? ऑलवेज अकर इन एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में लगती है। अगर हम लगा रहे हैं तो सामने वाले को भी लगाना पड़ेगा। तीसरा क्या होता है? जहां पर भी हमारा कॉन्टैक्ट होता है, जहां पर भी क्या होता है? कॉन्टैक्ट, हमेशा ये कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लगती है। कहां लगती है? यानी कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर यानी लंबवत लगती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे इट इज ऑलवेज एक्टिंग, इट इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर, इट इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टू द पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट पे इसका कॉन्टैक्ट होगा उसकी क्या लगेगी? हमेशा ये परपेंडिकुलर लगेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से देखो, अगर ये जमीन है, ध्यान से देखना, ये अगर जमीन है, जमीन के ऊपर ये आपका ब्लॉक रखा हुआ था, तो ब्लॉक देखो, जब भी किसी चीज में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, पता कैसे करना? हमेशा अपना हाथ रख लेना, हाथ के परपेंडिकुलर करोगे तो अपने आप आपको उसका परपेंडिकुलर मिल जाएगा। अभी ऐसा रखा था, मैंने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ऐसा है कि नहीं आया? तो ये आपका कहलाएगा नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुक्स में आपको इसको काय से रिप्रेजेंट किया जाता है? आर से, रिएक्शन की वजह से। सुनना है ना? ये हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगती है। याद रखो, अगर सरफेस सेम है तो नॉर्मल रिएक्शन भी हर पॉइंट पे क्या लग रही होगी? सेम। लेकिन अगर सरफेस अलग अलग है तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? अलग अलग। समझ में आए कि नहीं आए? तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? इफ द सरफेस इज सेम, इफ द सरफेस यानी पृष्ठ आपका सेम है, इफ द सरफेस इज सेम, then the normal reaction is also same, then the normal reaction is also same. But
if the surface is different, but if the surface is different, then the normal reaction is also different. Normal reaction is also different. अगर सरफेस सेम है तो सेम रहेगा, अगर सरफेस डिफरेंट है तो डिफरेंट रहेगा। हमने डीप सोचने की कोशिश की। ये देखो आपको एक कोन टाइप का दिख रहा है, ये आपका एक सरफेस है जिसका नाम क्या है एस, और ये दूसरा सरफेस है जिसका नाम क्या है एस डैश। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या किया ध्यान से देखना, एक इस तरीके का कॉन्टेक्ट लाया यहाँ पे। इसको हमें क्या करना था, इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ रखा, रुकना, डायरेक्ट ड्रॉ ही कर लेते हैं हम लोग। देखो सपोज करो ये आपका एक, हमने कोई एक बॉडी इस तरीके से रख दी, ध्यान से देखना इस कोन के अंदर, ठीक है ना। इस कोन के अंदर हमने एक बॉडी रख दी, मैंने बोला यार नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करके दिखाओ। आपने क्या देखा कि यहाँ पर देखोगे आप लोग, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, हाँ है ना, और यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने बोला इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है। नॉर्मल रिएक्शन केवल कहां पर लगता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में। दूसरा मैं आपसे पूछूं डायरेक्शन क्या होगी, आपको पता था परपेंडिकुलर, क्या बोला था, तो मैंने ये हाथ रखा और ये इसके परपेंडिकुलर, इसको क्या रख दिया, पेन को रख दिया, तो आपको दिख रहा है ये इधर डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये डायरेक्शन का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा क्या हो जाएगा आपका एन, और जब इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखा। अगर सरफेस अलग कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो गई हमारी, अलग अलग हो गई। ये हमें ध्यान रखना होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारा पहला फोर्स कांटेक्ट कौन सा निपट गया, नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मल रिएक्शन के बारे में आता है हमारा वेट ऑफ द बॉडी। क्या आता है हमारा, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, जो हम फोर्स लगाते हैं जमीन पर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से यहां लिखो वेट ऑफ द बॉडी, या वेट डालो। आपको पता है वेट इज नथिंग, इट्स द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वेट क्या होता है आपका, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगने वाला फोर्स होता है या बल होता है। समझ आया कि नहीं आया? तो आप लिखोगे द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, वेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेट। द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट हो जाएगा। ध्यान से देखो इसको, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो आप बोलोगे इस डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। सपोज करो, ध्यान से देखना, यहां पर आप फिर से उसी ब्लॉक को लाने वाले हो जो पिछले वाले केस में था। मान लिया इस ब्लॉक का इस बार मास क्या दे दिया गया आपको, एम। तो ध्यान से देखना, इस मास की वजह, जो कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा आपका, ऊपर लगेगा नहीं लगेगा, और ग्रेविटी हमेशा कहां लगती है, डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ लग रही है कि नहीं लग रही है। तो ये हमेशा क्या हो गया, एम इंटू जी। ये क्या हो जाएगा, दिस इज वेट इज नथिंग, इट्स इक्वल टू एम इंटू जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लिखो जल्दी से इसको। दूसरी फोर्स हमारे दिमाग में आ गई। तीसरा हमने क्या देखा था, फ्रिक्शन और टेंशन। तो अगला पॉइंट डालो टेंशन, अगला पॉइंट डालो टेंशन। अगला पॉइंट आप टेंशन डालो, लिख गए ना। तो नेक्स्ट वन इज टेंशन। अगर लिख छूट जाया करे ना कुछ, तो आप लोग बाद में व्हाइट बोर्ड को आके चालू करके और जो भी छूटा है उसको वापस लिख लेना, ठीक है। देखो डेफिनेटली टेंशन होता क्या है, रस्सी में लगने वाला फोर्स, सुनना ध्यान से, रस्सी में जो लगने वाला फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन। और रस्सी को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में, ठीक है ना। रस्सी को हम लोग बोलते हैं रोप भी बोलते हैं गांव की भाषा में, पर स्ट्रिंग इज द फिजिक्स लैंग्वेज। तो आप बोलोगे द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लिखो यहां पे द फोर्स, ठीक है, एक्सर्टेड ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में लगने वाला जो फोर्स होता है इज कॉल्ड टेंशन, इज कॉल्ड टेंशन।
पता है टेंशन की क्वालिटी क्या होती है? टेंशन की क्वालिटी ये होती है कि जहां पर उसका कांटेक्ट हो रहा है ना, हमेशा वो उससे दूर लगती है। क्या लगती है उससे? समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखोगे आप, इस पे क्या लिखोगे? इट इज ऑलवेज एक्टिंग, इट इज ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से दूर लगता है। कहां लगता है? ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से दूर लगता है। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, एक रस्सी को इस वाले हिस्से से टकरा दिया, ध्यान से देखना, इस वाले हिस्से से टकरा दिया, और ये आपका क्या है, एम मास का ब्लॉक इससे टंगा हुआ है कि नहीं टंगा हुआ है? आपको देखो ये रस्सी दो जगह जुड़ी दिख रही है, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, हाँ है ना? अगर रस्सी सेम है तो टेंशन भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है ना? दूसरा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमेशा क्या रहती है? दूर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, अब देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक ये था और एक ये था, इससे दूर आप केवल रस्सी में ही ट्रेवल कर सकते हो। अंदर तो जाओगे कि नहीं जाओगे? तो आपने देखा रस्सी में ही ट्रेवल करके देखा, तो इससे दूर केवल आप या तो यहां जा सकते थे या इस वाले पॉइंट से यहां जा सकते थे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत क्या? तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा देखो क्या हो जाएगा, इफ द स्ट्रिंग इज सेम। आपने क्या लिखा? अगर रस्सी हमारी क्या है? सेम। इफ द स्ट्रिंग इज सेम देन the tension is also same at each point of string। इसके लिए कंडीशन क्या है? हमारी जो रस्सी होनी चाहिए वो मास लेस होनी चाहिए। रस्सी कैसी होनी चाहिए? मास लेस होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना? अगर रस्सी हमारी सेम है तो उससे बंधे हुए सारे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? आपका सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप लिखो अगला पॉइंट, इफ द स्ट्रिंग इज सेम, इफ द स्ट्रिंग इज सेम then the tension acting at each point, then the acceleration, then the acceleration of each body which is tied by the string, is same। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत क्या? यहाँ पे जितने ऑब्जेक्ट एक ही रस्सी से बंधे हुए, उन सारों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम। वंस अगेन देखो यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी मासलेस होनी चाहिए और पुल्ली आपकी फ्रिक्शन लेस। स्ट्रिंग आपकी क्या होनी चाहिए? मासलेस, और जिससे वो पुली क्रॉस कराते हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए? जल्दी से बताओ। फ्रिक्शन लेस। ये आपको वर्ड लिखे मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कहां क्या फॉर्मूला लगना है। समझ आए ना? स्ट्रिंग हमारी मासलेस होनी चाहिए और पुली हमारी फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। बात समझो, जल्दी से लिखो इसको। ठीक है ना? हमने टेंशन को निपटा लिया, हमने नॉर्मल रिएक्शन को निपटा लिया, हमने एमजी को निपटा लिया। समझ आए ना? अब हेडिंग डालो फ्रिक्शन। ये वो जल्दी से हेडिंग डालो फ्रिक्शन। ठीक है ना? देखो फ्रिक्शन आपकी एक रेजिस्टिव फोर्स है। फ्रिक्शन आपकी क्या है? रेजिस्टिव फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगी? पीछे। अगर ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाए तो फ्रिक्शन कहां लगेगी? आगे की तरफ। बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा ये रहता है, आपको मैं एक चीज और बता दूं, आपने देखा होगा, ध्यान से देखना, अगर ये एक ब्लॉक है, अभी लिखना नहीं, सपोज करो ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर रखा हुआ है, मान लो ये 20 न्यूटन पे बाद ये खिसकना चालू करता है, 20 न्यूटन फोर्स का खिसकना चालू करता है। इसके पास कितना फोर्स है? पहले से 20 न्यूटन इसको चाहिए। मान लो अगर आपने यहां से 10 लगाया तो क्या ये ब्लॉक खिसकेगा? क्या नहीं खिसकेगा ना? लेकिन अब आप बोलोगे, अगर दिमाग में आए सर आप 10 लगा रहे हो, 10 तो इसका बच रहा है, तो इसको तो इसकी तरफ जाना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है ना। वो अपने अंदर स्टोर करके रखा रहता है, वो किसी पे अप्लाई नहीं करता है। आप यहाँ पे 15 लगाओगे तो 15 ही वापस लगा देगा कि नहीं लगा देगा? अगर आप यहाँ से 20 लगाओगे तो ये वापस कितना लगा देगा? यानी ये वो कंडीशन गई, ये मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है? अगर स्ट्रेट रेस्ट पे है तो कैसा हो जाएगा? मोशन पे। समझ में आया कि नहीं है? तो पहला याद रखो आप लोग, फ्रिक्शन की जो वैल्यूज होती है वो लगातार चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है? चेंज। और तब तक चेंज होती है वो एक लिमिट तक। कब तक चेंज होती है?
तो ये जो लिमिट है इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के पहले हमारी फ्रिक्शन होती है सेल्फ एडजस्टिंग। क्या होती है? जितना हम लगाएंगे ब्लॉक भी हम पे उतना ही लगा देगा। समझ में आया कि नहीं आया? 10 लगाएंगे तो ब्लॉक 10 लगा देगा, 15 लगाएंगे तो ब्लॉक भी क्या कर देगा? 15। लेकिन अगर 20 के बाद अगर आपने 21 कर दिया, अब ये ऑब्जेक्ट वहां पे रुकने वाला नहीं है। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप लोगों को कई जगह ग्राफ में वर्ड मिलेगा इससे लिमिटिंग फ्रिक्शन का। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? उसके बाद आपकी स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट काय में हो जाता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन में। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो यहां पे क्या हो जाएगा, हेडिंग डालो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमारी क्या है? इट इज अ रेजिस्टिव फोर्स। फ्रिक्शन क्या है हमारा? इट इज अ रेजिस्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है हमारा? रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है ना? इसकी डायरेक्शन क्या है जल्दी बताओ? इट इज ऑलवेज एक्टिंग, इट इज ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के कहां लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में। That's why it is also called रेजिस्टिव फोर्स। इसको किस नाम से आप लोग जानते हो? रेजिस्टिव फोर्स के नाम से जानते हो। क्यों? क्योंकि हमेशा इमोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बात समझ आई कि नहीं आई? तीसरा हमने क्या बताया था? ये एक प्रकार की सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसी फोर्स है ये हमारी? सेल्फ एडजस्टिंग। तो आप लिखोगे इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना? आगे देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है आपका? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा कब लगता है? जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो? रेस्ट पे। दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जब हमारा वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो। तो दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। तीसरा आप लोग देखोगे क्या हो जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन। तीसरा क्या हो जाएगा? तो रोलिंग फ्रिक्शन में तो समझ सकते हो नाम से, जब कोई चीज रोल कर रही हो तो उसके बीच में क्या हो जाएगा आपका? आपको पता रोटेशनल मोशन में किसका यूज होने वाला है? रोलिंग फ्रिक्शन का। बात समझ आएगा कि नहीं आ गया? तो यहां में पता चला कि एक रेजिस्टिव फोर्स है, हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। समझ आएगा कि नहीं आया? तीसरा क्या बोला? ये स्टैटिक भी हो सकती है, ये काइनेटिक भी हो सकती है, और ये रोलिंग भी हो सकती है। ठीक है ना? तो यहां तक हमें बात समझ में आ गई। लेकिन फ्रिक्शन निकालेंगे कैसे? कहानी में ट्विस्ट हमारा ये है। तो अगला स्टेटमेंट कहता है जो फिक्स, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से रखो, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये इस पे रखा हुआ है। आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन इस पे इस तरीके से लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी? ठीक है ना? तो आपको बताया जाएगा ये जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और किसके प्रोपोर्शनल होता है ये? नॉर्मल रिएक्शन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। आपको पता है जब जब आपने प्रोपोर्शनल साइन हटाया है कोई ना कोई कांस्टेंट आया, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट आया, इसका नाम क्या है? म्यू। क्या है आपका ये? म्यू। म्यू इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। म्यू इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसका नाम क्या है? बताओ, कोई बता सकता है उसका नाम क्या है? विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको आप घर्षण गुणांक भी बोलते हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आई बात समझ में ना? म्यू क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो इसमें होगा क्या? म्यू डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ सरफेस। म्यू किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ
सरफेस जिस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर आपका ऑयल है, ऑयल मतलब हो जाएगा सरफेस स्मूथ हो गया, ऑयल मतलब क्या हो गया, सरफेस क्या हो गया, स्मूथ। अब आप अगर उस पर दौड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पैर फिसलेगा और आपका भंडारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वहां पे जो म्यू होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो फिक्स म्यू होता है ना, वो 3 प्रकार से यूज हो जाता है। पहला होता है म्यू एस, दूसरा होता है म्यू के, और तीसरा होता है म्यू आर। समझ में आया कि नहीं आया। म्यू एस कहलाता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा ये, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या कहलाएगा जल्दी बताओ, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आ गया कि नहीं आ गया समझ में ना। और ये म्यू आर क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कोई दिक्कत क्या, ठीक है, ओके। अब आगे देखो हम करने के वाले, हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है, जो आपकी अप्लाइड फोर्स है। दिस इज द अप्लाइड फोर्स और दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। आए ना। आपको मैं बता दूं, यहां से आपका ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये आपका कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या कहलाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके बाद आपका थोड़ा सा घटेगा और घटने के बाद ये ऐसा चला जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू कहलाती थी दिस, ये क्या कहलाएगा आपका मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या हो जाएगा आपका, और आपको पता है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके केस में आ रहा है, जल्दी बताओ, स्टैटिक में। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू, ये बात याद रखना, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। ये स्टैटिक के बाद मूव करने लगा, इसलिए ये कौन सा हो गया आपका, इसको काइनेटिक में भी ले सकते हो और इसको आप रोलिंग में भी ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन किसकी वैल्यू होती है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। हेडिंग डालो फ्री बॉडी डायग्राम, हेडिंग डालो फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हेडिंग डालो। देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, आप फ्री स्टेट में उस पर कितनी सारी फोर्सेस लगा पा रहे हैं, उस फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना, उसका क्या कहलाता है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। तो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, सारे प्रकार की फोर्सेस को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स फ्री डायग्राम। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो यहाँ पे एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको आप लोग कंसीडर काय में करते हो, एफबीडी में। काय में कंसीडर करते हो, एफबीडी में। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो क्या जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ all type of forces, representation of all types of forces acting on a body, representation of all type of forces acting on a body is called free body diagram. कौन कौन सी फोर्सेस बनाना है, ध्यान से देखो। अगर कांटेक्ट है सरफेस से तो आपको क्या ड्रॉ जरूरी करना है, जल्दी बताओ, नॉर्मल रिएक्शन। ये सारे याद रखना कौन कौन से देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप यूज करोगे नॉर्मल रिएक्शन एंड। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा, अगर लग रहा है फिक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा आपको, जल्दी बताओ। यानी बैकवर्ड मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या बनाना पड़ेगा, एफ। समझ में आया कि नहीं आया। हर बॉडी का वेट होता है, तो वेट हमेशा कैसे लगाना है आपको, डाउनवर्ड। वेट हमेशा क्या लगाना है, डाउनवर्ड। और क्या लिखना है उसमें, एम इंटू जी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। और नंबर 4 आपका आता है दैट्स ए टेंशन। टेंशन आपको हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई दिक्कत है यहां तक, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको क्या लगाना है, टेंशन। इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है आपका फ्री बॉडी
डायग्राम। अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले छोटे छोटे केसेस से लेते हैं, फिर हम चलेंगे बड़े केसेस में, ठीक है ना। पहला केस देखो क्या हो जाए, और एक चीज और लिख सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम तो हम बना लेंगे, पर इसमें ऑब्जेक्ट की दो होती है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है और एक होती है आपकी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे डालो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग दूसरे भाषा में देखें तो आप पता क्या बोलोगे, बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। क्या बोलोगे? बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, अगर किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाली सारी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन क्या हो जाता है? जीरो। क्या हो जाता है? जीरो। तो उस स्टेट को हम लोग क्या लेते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो तुम देखो क्या हो जाएगा, इट इज अ स्टेट वेयर the addition of where the addition of all forces equals to zero। ऐसे में आप क्या करोगे, सारी फोर्सेस लिखोगे, इसको क्या कर दोगे आप, एफ नेट को काय के बराबर कर दोगे? जीरो। मैं आपको बता दूं, जब आप एफ नेट के बारे में स्टडी कर रहे होगे तो दो केस करना, ध्यान से देखो। आपको सारी फोर्सेस को किस अलोंग निकालना है एक बार, और एक बार किसके लिए निकालना है? यही करते कि नहीं करते क्वेश्चन बनाते वक्त? एफ एक्स का जो टोटल एफ एक्स निकल कर आया उसको किसके इक्वल पुट कर देना है? जीरो। और इसको भी टोटल एफ एक्स वाई निकल कर आया उसको भी किसके इक्वल पुट कर देना है? जीरो। सारी फोर्सेस को विथ वेक्टर साइन, यहाँ वेक्टर लगा लेना, दिस विथ वेक्टर साइन आपको काय के इक्वल पुट कर देना है? जीरो। वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन की वजह से भी रोल आ जाता है, तो कहां प्लस लेना है और कहां माइनस लेना है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में हमेशा सारी फोर्सेस को निकाल के जीरो के बराबर कर दो, तो आपका ये इक्विलिब्रियम स्टेट निकल कर आ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। दूसरी हेडिंग डालो, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। हाँ, अनबैलेंस कंडीशन। आपको पता अनबैलेंस कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन रोल प्ले करेगा। दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, अनबैलेंस कंडीशन हो जाएगी, यानी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। आपको बस इतने प्रकार के तो न्यूमेरिकल होते हैं ना, तो देखो दूसरा आ जाएगा आपका नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको कौन सा केस लेने वाले, जल्दी से बनाओ। अनबैलेंस। क्या लेने वाले हैं? तो आपको ये तो पता है कि इसमें जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर नहीं होने वाला, जल्दी बताओ। जीरो के बराबर नहीं होने वाला है। पर आपको वंस अगेन आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? आपको मैं बता दूं, जब आप यहाँ पे नेट फोर्स निकालोगे आप लोग, तो जीरो की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? मास इंटू, और यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा? इस पे निकालोगे तो यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा? मास इंटू। यही दो प्रकार के क्वेश्चन थे ना, कहाँ एक्सेलरेशन कहाँ नहीं लेना है। तो आपको अनबैलेंस कंडीशन में मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर लाना है और उस वाले कंडीशन में जीरो। सॉरी, लिख गया? हमने सारा कुछ देख लिया, सारी फोर्सेस देख ली, समय आ चुका है अब एफबीडी डायग्राम बनाने सीखने का। पहला बनाते हैं। सपोज करो कि दिस इज द ब्लॉक सरफेस, जी हमने आपका ब्लॉक अप्लाई कर दिया है। पहला केस है हमारा बैलेंस का। पहला केस क्या है? ठीक है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द मास एम। ओके, तो इस पे फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। जल्दी बताओ फोर्स को ड्रॉ कैसे करेंगे। तो आपको पता है ये आपका क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर की तरफ लगता है नॉर्मल, नीचे की तरफ क्या लगेगा? एम जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं नहीं बोल रहा कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यहाँ फिक्शन और कुछ शब्द दिया नहीं है। आपको पता है ना ये हवा में ऊपर उड़ रहा है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ना ये जमीन के अंदर घुस रहा है क्योंकि एम जी लग रहा है। इसका मतलब है नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करा रहा है? एम जी को। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से हमें क्या मिला कंडीशन में, एन बराबर, ये हमें पहला केस मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है ना। दूसरा केस स्टडी देखो हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा चलो और थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करते हैं। हमने एक रस्सी ली और रस्सी में हमने एक ऑब्जेक्ट को टांग दिया। याद रखना, ना ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ना ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ खिंच रहा है। ठीक है ना। मान लिया इस ऑब्जेक्ट का मास क्या दे दिया मैंने,
m दे दिया। क्या ये सरफेस के कांटेक्ट में है, वो वाला नॉर्मल रिएक्शन टाइप में? नहीं है ना, तो इसमें कभी भी नॉर्मल रिएक्शन रोल प्ले नहीं करेगा। याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन एक साथ थोड़ी एक ही पॉइंट पे लगेंगे। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की, यहाँ पे देखो ध्यान से, दिस विल बी, एक हमारा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिला और एक हमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिला। आपको पता है टेंशन टी यहां पर लगेगा, रस्सी से में तो टेंशन टी आपका यहां पर भी लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताओ। पर आपको पता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी भी तो लगेगी, मास है कि नहीं है, तो ये नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा। ना ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ना रस्सी से ऊपर खींच पा रही है, इसका मतलब है टेंशन को यहाँ कौन बैलेंस कर रहा है। आगे बात समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत क्या? लिखो जल्दी से इसको। चीजें समझ में तो आ रही है ना, क्योंकि अभी तो ये बचपना है, जैसे हम पहुंचेंगे हाई लेवल स्टडी में। हो गया। तीसरा, अगर मैंने इस बार बोल दिया होता आपसे कि वंस अगेन ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर हमारा देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, दिस इज मास m, और यहाँ पे क्या लगेगा जल्दी बताओ, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ क्या लगता, mg। पर अगर मैं बोल देता कि यहाँ पे फ्रिक्शन है और बोल देता फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, जब भी म्यू देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा अगर फ्रिक्शन है। अभी डायरेक्शन का तो हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं ना ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा, क्या कर रहा। तो ध्यान से देखो, आप सबको पता है क्योंकि ये हवा में नहीं उड़ रहा है, इसलिए एन बराबर यहाँ पे क्या होगा, अभी अभी आप फ्रिक्शन बराबर क्या पर क्या हो, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पर, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर इसको म्यू एस मान के चलते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये क्या है आपकी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन की। इसके बाद ये कहां चला जाएगा, मोशन करने लगेगा, इस फोर्स से ज्यादा लगा दोगे तो। आगे सर मैंने चलो आगे देखो, वंस अगेन दिस इज द सरफेस, ये आपकी पुली लगी हुई है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर लटका हुआ है। अभी हमारा कंडीशन ऑफ रेस्ट है, हमारा क्या है, कंडीशन ऑफ रेस्ट। अभी हम सारे इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको पता है दिस इज m1 लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा आपका m2 लग रहा होगा, हाँ है ना। m1 मास है और ये क्या है आपका m2 मास है। हमने इसको ड्रॉ किया तो ध्यान से देखो, आप रस्सी हमारी ये वाली है, ये है कि नहीं है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर है कि नहीं है। अगर इसका मास देखो रस्सी सेम है तो फिर टेंशन भी क्या हो जाएगी, तो यहाँ भी टेंशन टी लगेगी और यहाँ भी टेंशन क्या लगेगी, यहाँ पर नीचे क्या लग रहा होगा m1g और यहाँ पे क्या लग रहा होगा। आपको पता है कंडीशन ऑफ बैलेंस चल रही है, यानी यहाँ पे t बराबर क्या है m1g और यहाँ दूसरी वाली इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, इसका मतलब m1 बराबर क्या है, ये अभी केस स्टडी बस बताई मैंने, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया ना। अब हम आते हैं अनबैलेंस कंडीशन में, हम किस में आते हैं, अनबैलेंस, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिखो जल्दी से इसको। अनबैलेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल आएंगे आपको। लिख गया, चलो अनबैलेंस कंडीशन में आते हैं। ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसी में आते हैं। ये देखो ध्यान से, दिस इज द सरफेस, दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, यहाँ पे फ्रिक्शन दे दी मैंने म्यू, और ये ऑब्जेक्ट आपका F फोर्स के साथ आगे जा रहा है जिसका एक्सेलरेशन हमारा क्या है, A है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला जाएगा आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को देखा, हमने सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ा, FBDM और दिस इज मास M। आपने देखा नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है, mg कहाँ लगेगा, फोर्स कहाँ लग रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा ना, और बीच में मत ड्रॉ कर देना, फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के कांटेक्ट पे दिखाया जाता है, कहाँ दिखाया जाता है, सरफेस के कांटेक्ट पे, हमेशा ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। देखो हमें ये पता है हवा में नहीं उड़ रहा है, इसका मतलब n बराबर तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 1।
आपको पता है ये ऑब्जेक्ट इस दिशा में एक्सीलरेशन ए के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो जिस दिशा में हम लोग मूव करते हैं उस दिशा को क्या लेना पड़ता है, पॉजिटिव, यानी ये दिशा कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये फोर्स जो है आपका इसी दिशा में लग रहा है ना, एक ही दिशा में, तो ये आपने क्या ले लिया, एफ ले लिया कि नहीं ले लिया। फ्रिक्शन कहां लग रही है आपकी, पीछे, तो अगर आगे पॉजिटिव था तो पीछे क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो यहाँ फ्रिक्शन माइनस क्या आ गया आपका, स्मॉल एफ। ये जो बची हुई फोर्स है यही तो इसे मूव करा रही है कि नहीं करा रही है, और वो फोर्स किसके बराबर होती है, न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इंटू, और ये जाएगा आपका क्या, एम इंटू। कोई बात समझ में आई कि नहीं आई। हमें थोड़ी कहानी में ट्विस्ट और देखा, ध्यान से देखो, आपको पता है एफ फ्रिक्शन के लिए हमें म्यू दिया गया था ना, तो यहां म्यू इंटू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और एन की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, तो यहां देखो म्यू, एन की जगह हमने क्या रख दिया, एम जी बराबर क्या हो गया, मास इंटू। आगे बात समझ में नहीं आया किस तरीके से इसके क्वेश्चन को इनिशिएट करते हैं। तो इस तरीके से सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग अराइज करते हैं। अब देखो जब हम कल पढ़ेंगे ना इंक्लाइन प्लेन के बारे में पढ़ने वाले, इंक्लाइन प्लेन के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इंक्लाइन प्लेन बिना पुली के, इंक्लाइन प्लेन पुली के, इंक्लाइन प्लेन पुली प्लस फ्रिक्शन के, फिर इंक्लाइन प्लेन में एक नहीं दो दो ब्लॉक रखने के, ये सारे हम लोग कल की क्लास में एक बार स्टडी करेंगे। इसको रोक देना, ठीक है ना।